4 क्लास में था जब मैंने पहली बार शराब पिया था। ऐसा कंडीशन आ जा रहा है कि मुझे चलकर वापस रूम पे आने का होश नहीं रह रहा है। मुझे 4 लड़के लग रहे हैं उठाकर रूम पे लाने के लिए। उसी दौरान एक लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में था जो एंड हुआ था और उस वक़्त मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मुझ में ज़्यादा मैच्योरिटी हो। मैंने अपने घर के गहने जाकर के गोल्ड लोन में रख दिए। मैं ड्रग्स लेकर के जैसे ही वापस आया हूँ, मैं सीधे वॉशरूम में गया हूँ। मैंने ड्रग्स लिया, थोड़ा-सा स्टेबल फ़ील कर पा रहा था मैं खुद को और जैसे ही मैं पापा को देखने के लिए आया हूँ, पापा वेंटिलेटर पे थे और उसके बाद पापा से कभी मेरी बात नहीं हुई, वो चले गए। कई बार ऐसा होता था कि मुझे डस्टबिन से खाना निकाल कर खाना पड़ता था। मेरी माँ रोज़ाना मुझसे परेशान होकर ये चीज़ें मुझे सुनने को मिलता था कि तुमने मेरे कोख से जन्म लेकर मेरे कोख को गंदा कर दिया। मुझे मालूम होता कि तुम जैसा बच्चा मैं जन्म देने वाली हूँ तो मैं नमक चाट कर तुम्हें मार देती। रिकवरी इज़ अ मिरेकल। जब मैं आज वापस घर जाता हूँ और मैं वो माँ के आँखों में एक उम्मीद, एक चमक देखता हूँ ना, तो मैं सौरभ तिवारी, मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ और साथ ही मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाता हूँ, जिसका नाम अस्तित्व फाउंडेशन है। तो आज मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैं बड़ा हुआ और किस तरह से मैं ड्रग एडिक्शन में पड़ गया और किस तरह से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बिखर कर रह गई थी और वहाँ से किस तरह से मैं बाहर निकला। तो शुरुआत करते हैं शुरुआती दिनों से। मैं मेरे घर का इकलौता लड़का था 3 बहनों के बाद और इस वजह से मुझे घर पे काफ़ी प्यार मिला। मेरी सारी ख़्वाहिशें पूरी की गई घर पे और इस वजह से कहीं न कहीं मैं थोड़ा ज़िद्दी बन गया था शुरू से ही। मैं 1 ईयर 2 क्लास में हूँगा जब मैंने सिगरेट पीना शुरू किया था। 4 क्लास में था जब मैंने पहली बार शराब पिया था। उस वक़्त मेरी उम्र 12-13 साल होगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शराब पीना शुरू हुआ था। तब तक सब कुछ मैनेजेबल चल रहा था, कंट्रोल में चल रहा था। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे मैं बड़ा होता गया, मैं जब भी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गया, वहाँ पे ना मुझ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था फ्रीडम का कि अब मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। अब जो चाहे मैं कर सकता हूँ। मैं नए-नए जगहों को एक्सप्लोर कर रहा था, नए-नए लोगों को एक्सप्लोर कर रहा था। और जैसा कि मैं बचपन से ही कुछ इस तरह का था कि मैं नेगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता था। अगर कोई झूठ बोलने वाला है, कोई मार-पीट करने वाला है, कोई नशे करने वाला है, तो वो लोग मेरे नज़र में आइडल होता था मेरा। मैं बाहर गया पढ़ने के लिए लेकिन मैं क्लासेस नहीं कर रहा हूँ। मैं आधा से ज़्यादा वक़्त मैं बार में बैठा रह रहा हूँ। ऐसा कंडीशन आ जा रहा है कि मुझे चलकर वापस रूम पे आने का होश नहीं रह रहा है। मुझे 4 लड़के लग रहे हैं उठाकर रूम पे लाने के लिए। उसी दौरान एक लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में था जो एंड हुआ था और उस वक़्त मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मुझ में ज़्यादा मैच्योरिटी हो और ना मैं घर पे किसी के साथ ऐसा बॉन्ड शेयर करता था, कि मैं किसी को शेयर कर पाऊँ और वो लोग मुझे गाइड कर पाते। मुझे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। एक एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो जिसमें मुझे मेरे पैर में 14-15 स्टिचेस आए। मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहने को कह दिया गया। मैं बेड रेस्ट पे चला गया, अब मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ। इसी बीच मैं मेरे जो कुछ सीनियर्स रहते थे, मेरे ठीक ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे, मैं उनके पास जा कर के बैठने लगा। वो लोग ड्रग्स लेते थे। वहाँ पहली बार ऐसा हुआ था जो मैं इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ड्रग्स से। वो लोग लेते थे और बैठकर मैं देखता था, उन लोगों ने कई बार मुझे ऑफ़र भी करा, पर मैंने मना किया। 1-2 बार तो मैंने मना करा, लेकिन तीसरे बार मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं, दिन भर तो वैसे भी रूम पे ही रहना है, करके देखते हैं क्या ही होता है। उसके बाद रोज़ाना मैं करने लगा उन लोगों के साथ। मैं उस वक़्त ये सोच रहा था कि अभी 1 महीने का जो बेड रेस्ट है, मैं उतने दिन करूँगा और उसके बाद जैसे ही बेड रेस्ट खत्म होगा, मैं वापस से कॉलेज जाऊँगा और मैं ड्रग्स नहीं लूँगा। ऐसा ही हुआ, 1 महीने पार हुए, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे। उस दिन पहला एग्ज़ाम था मेरा। मैं गया हूँ और उस दिन मैंने ड्रग्स नहीं लिया है। मैं जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर के बैठा हूँ, मुझे विथड्रॉल्स आने स्टार्ट हुए और ये विथड्रॉल्स मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने नशा हालाँकि बहुत पहले से ही शुरू किया है, लेकिन कभी मैंने विथड्रॉल एक्सपीरियंस नहीं करा था।
ये पहली बार था मेरे साथ जो मैं विथड्रॉल एक्सपीरियंस कर रहा था। अचानक से मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे पैर काँप रहे हैं। अनबियरेबल पेन हो रहा है, मतलब मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इतना दर्द हो रहा है। मेरे नाक से पानी, आँख से पानी, कंटीन्यूअस वॉमिटिंग, है ना? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं घबरा रहा हूँ, मैं रेस्टलेस फ़ील कर रहा हूँ और मैं इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो गया कि मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने क्वेश्चन पेपर को फेंका है और मैं दौड़ कर निकला हूँ बिन एग्ज़ाम दिए। और मैं गया हूँ डॉक्टर के पास, मुझे लगा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा होगा। मैं जाकर के सारा कुछ चेक करवा रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अ, तभी मुझे एक ख़्याल आया ना अंदर से कि चलो एक बार वापिस से ड्रग्स लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जैसे ही ड्रग्स का पहला लाइन लगाया हूँ, मुझे लगा कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है ना? मैं जितना भी सारा रेस्टलेसनेस था, एंग्ज़ायटी था, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म, सब कुछ शांत, वापस से मैं वही खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया कि मैं ये थोड़ा अलग है, मैं ट्रैप में फँस चुका हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने मम्मी को सारा कुछ शेयर किया। मम्मी मम्मी भी काफ़ी हर्ट हुईं और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वापिस आ जाओ। जैसे ही मैंने ड्रग्स लेना फिर से शुरू किया, मैं देख रहा हूँ फिर से मैं वही मेरा पैटर्न बनता जा रहा है, झूठ बोलना, अननेसेसरी पैसे लेना घर से, है ना? नेगेटिव पैटर्न फिर से एक्टिव हो गया था मेरे अंदर। ठीक है, तो वापिस से मैं देख रहा हूँ, अभी क्या था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भी मैं कॉलेज में था, मैं बाहर था, तभी क्या था कि मेरे पास बहुत सारे बहाने होते थे पैसे के लिए। कभी मैं असाइनमेंट के नाम पे पैसे मँगा रहा हूँ, कभी मैं किसी भी चीज़ के लिए पैसे मँगवा रहा हूँ, तो घर वाले उतना पता नहीं करते थे, दे देते थे। लेकिन अभी घर पे ये पता था कि मैं ड्रग्स ले रहा था वहाँ पे। ये नहीं पता था कि मैंने फिर से शुरू कर दिया है यहाँ पर भी आकर, लेकिन ये पता था कि मैंने लिया है ड्रग्स। तो घर से पैसे तो मिलते थे लेकिन एक लिमिट तक मिलते थे, उससे ज़्यादा नहीं मिलते थे। घर से पैसे चुराने लगा हूँ। घर से पैसे चुराने लगा हूँ, घर के चीज़ों को बेचने लगा हूँ। घर से अगर पैसे मिल गए मुझे, तो ठीक है। मैं चोरी कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर मिल जा रहे हैं पैसे तो। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो मैं चीज़ें बेच रहा हूँ। घर का टीवी बेच दे रहा हूँ, इन्वर्टर बेच दे रहा हूँ, घर के नल बेच दे रहा हूँ। जो भी दिख रहा है मैं वो बेच दे रहा हूँ। अगर मुझे कोई कहेगा ये बेचने से पैसा मिलेगा, मैं वो बेच दे रहा हूँ घर का। ज़रा भी नहीं सोच रहा हूँ। मुझे कहीं न कहीं अंदर में लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं जब भी रात को सोने जाता था, बहुत टाइम ऐसा थॉट हिट करता था कि सौरभ क्या बनता जा रहा है? कब तक ऐसे कुत्तों वाली ज़िंदगी जिएगा? है ना? वो मैं खुद से गया पापा के पास, मैंने कहा पापा मुझे रिहैब में एडमिट कर दो। पापा ने पूछा क्यों? मैंने सब कुछ बताया, पापा ने कहा कोशिश करो घर पे रहकर छोड़ने का। मैंने कहा मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मुझे रिहैब में डाल दो। मैं वहाँ पे गया, मैं पहले बार ट्रीटमेंट में 4 महीने रिहैब में रहा। 4 महीने में बिल्कुल मोटिवेटेड था, बिल्कुल कि अब नहीं करना और वहाँ जाकर ना मुझे पहली बार ये पता लगा कि ये एडिक्शन एक बीमारी है। ये सोच ने मुझे वापस से रिलैप्स कराया जब मैं 4 महीने के बाद रिहैब से निकला हूँ। मैं बिल्कुल अगले दिन, है ना? अगले दिन जा कर के मैंने नशा करा है और ये सोच कर करा है कि इस बार तो मैं रेगुलर नहीं होऊँगा। इस बार मैं रेगुलर नहीं होऊँगा क्योंकि ड्रग्स ना आप रेगुलर लो 3 दिन, 4 दिन तो आप में डिपेंडेंसी आती है। लेकिन अभी मैं खुद को मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि सौरभ आज ले, फिर 3 दिन का गैप देना, उस दिन लेना, फिर 5 दिन गैप देना। अब रेगुलर मत हो, डिपेंडेंसी आएगी ही नहीं तो दिक्कत आएगी ही नहीं। मैं ये सोच के साथ शुरू कर रहा हूँ लेकिन पहले बार मैंने लिया। अभी मैंने सोचा था मैं 3 दिन बाद लूँगा। अभी 2 दिन पार भी नहीं हुआ लेकिन मेरा जो ऑब्सेशन था अगले 3 दिन का वेट करने का, वो 1 दिन में ही कंपल्शन में बदल गया और मैं वापस से दूसरे दिन जा कर के ले लिया। और फिर धीरे-धीरे करके मैं वापस से वही ट्रैक पे आ गया। गहने दिखे मुझे मेरी माँ के। मैंने अपने घर के गहने जाकर के गोल्ड लोन में रख दिए। वहाँ से जो पैसे आए उन्हें भी नशे करके उड़ा दिया हूँ। मैं फिर से ट्रीटमेंट में गया, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते गए, कुछ शॉर्ट थे, कुछ लॉन्ग थे, लेकिन रिज़ल्ट किसी में नहीं आ रहा था। कॉन्सिक्वेंसेस सबका एक ही होता था, मैं हर बार निकलता था और हर बार रिलैप्स करता था। क्योंकि मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं एडिक्ट हूँ और एडिक्शन एक बीमारी है। मुझे लगता था ये अभी भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे अंदर ही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पापा बहुत बहुत मायूस रहने लगे थे मेरे वजह से और इसी दौरान मैंने एक दिन सुना भी मेरे पापा को मेरी माँ मम्मी से कहते हुए
कि सबका बेटा अच्छा कर रहा है अपने ज़िंदगी में और अपने घर वालों का उम्र बढ़ा रहा है, अपने पापा का उम्र बढ़ा रहा है और एक मेरा बेटा है, जो दिन पर दिन मेरा उम्र घटाते जा रहा है। ऐसा होगा तो मैं ज़्यादा नहीं बचूँगा, जीने की इच्छा ही नहीं है मुझ में। तो ये चीज़ मैं सुनता भी था, ऐसा नहीं है कि वो पीठ पीछे कहते थे मेरे, जब भी कहते थे मेरे कानों तक ये आवाज़ भी आती थी, लेकिन मैं बिल्कुल तब तक एक इतना सेल्फ सेंटर्ड एडिक्ट में कन्वर्ट हो चुका था कि मेरे सामने शायद अगर वो उस समय अपना गला काट कर भी रख देते तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एडिक्शन में ऐसा ही परसेप्शन हो जाता है, चाहे वो मैं रहूँ या कुछ, एडिक्शन आपके सोचने-समझने की शक्ति को बिल्कुल तबाह कर देता है और वही मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ कुछ अलग नहीं हुआ। तो वहाँ से क्या हुआ था कि कुछ दिनों के बाद सेकंड वेव आया कोविड का और मेरे पापा को थोड़ा-सा इन्फेक्शन हुआ था कोविड का, जिस वजह से वो डॉक्टर के पास जाना काफ़ी ज़रूरी था और वो नहीं जा रहे थे तो मैं गया मेरे पापा को ये कहते हुए कि पापा चलिए डॉक्टर के पास आप दिखा लो, आपका तबीयत ठीक नहीं है ना? तो पापा कह रहे हैं मुझे जी कर करना ही क्या है, तुम ऐसे नालायक निकल गए हो, इससे अच्छा तो मर ही जाना है। तो ऐसा मैंने पापा को कन्विंस करने की कोशिश की, "पापा आप चलो मेरे साथ, मेरी बात मानो, मैं अब से नशा नहीं करूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, आप जैसा कहोगे वैसा करूँगा। घर से भी नहीं निकलूँगा अगर आप कहोगे तो।" पापा ने पापा कन्विंस होकर गए मेरे साथ। डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करा, रिपोर्ट आया, उस हिसाब से डॉक्टर ने बताया कि घर पे रहो, थोड़ा-सा इन्फेक्शन है, प्रिकॉशन लेकर घर पे मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएँगे आप। मैं पापा को प्रॉमिस करा मैंने कि पापा अब से मैं घर पे रहूँगा, आपका ख़्याल रखूँगा, टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन दूँगा। और हालाँकि मैं चाहता भी यही था, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था पापा के सामने या कुछ। मैं सच में अंदर से चाहता था कि मैं नशा ना करूँ। मैं छोड़ दूँ क्योंकि मुझे खुद भी वो ज़िंदगी पसंद नहीं आता था क्योंकि पापा को रात के वक़्त मेडिसिन देना था। मैं घर पे हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि रात होएगा तो पापा को मेडिसिन देना है और साथ ही मेरा विथड्रॉल स्टार्ट हो गया क्योंकि उस पूरे दिन मैंने ड्रग्स नहीं लिया था। अब मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है, मेरे हाथ काँप रहे हैं, वो जो विथड्रॉल का पेन होता है वो सारा कुछ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? एक साथ मेरे ब्रेन में 2 थॉट चल रहे हैं और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक समझा रहा है मुझे सौरभ चल थोड़ा-सा ले ले, थोड़ा-सा ले ले, खुद ठीक रहेगा तभी तो पापा को ठीक रख पाएगा। और एक कह रहा नहीं अगर एक बार फिर से हाथ लगा दिया तो फिर तुम रुकने वाले नहीं हो। और ये कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मैं निकल जाता हूँ घर से, मैं वापस ड्रग्स लेकर आया और लेकर मैं जैसे ही आया हूँ, मैं थोड़े देर बैठे-बैठे मैं ब्लैकआउट हो गया हूँ अपने रूम पे। मुझे फिर होश नहीं है, पापा कहाँ हैं, मेडिसिन कहाँ है? और पापा एक रूम पे बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे कि मेरा बेटा अभी आएगा, जो सुबह वादा करके गया था कि नशा नहीं करेगा, वो आएगा और मुझे मेडिसिन देगा। एक दिन दिन में 11-12 बज रहे होंगे, मैं उठा हूँ, आँख मलते हुए आया हूँ, देख रहा हूँ, मेरे घर के पास से एक एम्बुलेंस जा रहा है। थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा मुझे लगा था मेरी मम्मी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर कि पापा ही गए होंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हुआ क्या है? मैं गया हूँ मम्मी के पास, मम्मी कह रही कि ठीक है तुम तो उठ गए हो, अभी जाओ तुम अपने काम में लग जाओ। जाओ ड्रग्स लेने जाओगे, चले जाओ, घर पे रह के वैसे भी क्या ही काम है तुम्हारा? तभी मुझे ये पता लगा है कि पापा को रात भर सही से साँस नहीं आ रही थी। घर पे एक लड़का होने के बावजूद मेरी बहन रात के 3 बजे अकेले इधर-उधर निकल कर घूम रही थी कि पापा को अच्छे जगह एडमिट करवाना है। लेकिन मैं घर का लड़का होने के बावजूद मैं घर पे सो रहा हूँ, नशे की हालत में। ये चीज़ थोड़ा-सा हिट करा मुझे, लेकिन वो जो हिट करा वो भी कुछ सेकंड के लिए हिट करा था। मैं एज़ अ अटेंडर पापा के साथ रुक गया कि मैं ही रहूँगा, पापा का ख़्याल रखूँगा यहाँ पे। और उस दिन मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं लूँगा। मैं नहीं लूँगा, मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा, पापा के साथ रहूँगा। मैंने 1 दिन पार किया, मैंने दूसरे दिन भी आधा दिन पार कर दिया। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा था, वैसे-वैसे मेरा विथड्रॉल भी बढ़ रहा था। और ड्रग विथड्रॉल कुछ ऐसा ही होता है कि जितना ज़्यादा आप समय बढ़ते जाएगा, पहले 24 घंटे में कम होता है, फिर 48 आवर्स में और बढ़ता है। इस तरह से मेरा विथड्रॉल भी बढ़ते जा रहा था। मैंने डेढ़ दिन तक रोका खुद को और उसके बाद मैं नहीं रोक पाया खुद को।
और मैं देख रहा था पापा शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। उनकी न उन वो मुझे देख रहे थे, बहुत गौर से देख रहे थे और मुझे बिल्कुल साफ-साफ समझ में आ रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन विथड्रॉल इतना तेज़ था कि मुझे वो चीज़ दिखकर भी मैं अनदेखा कर दे रहा था। मैं उसे देखकर भी अनदेखा कर दे रहा था। मेरे अंदर बस एक ही थॉट चल रहा था, कैसे मैं जाऊँ, मैं ड्रग्स लेकर आऊँ। मैं इस सोच के साथ ही मैं चला गया पापा को अकेला छोड़कर। मैं ये भी नहीं सोच रहा था कि कहीं मेरे जाने के समय ही कुछ हो जाए। मैं चला गया, मैं ड्रग्स लेने गया। मैं ड्रग्स लेकर के जैसे ही वापस आया हूँ, मैं सीधे वॉशरूम में गया हूँ। मैंने ड्रग्स लिया, थोड़ा-सा स्टेबल फ़ील कर पा रहा था मैं खुद को और जैसे ही मैं पापा को देखने के लिए आया हूँ, पापा वेंटिलेटर पे थे और उसके बाद पापा से कभी मेरी बात नहीं हुई। वो चले गए, ऐसे ही चले गए बिन बताए और मैंने सुना भी नहीं और मेरा एडिक्शन मुझे इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि सौरभ तुम्हारे वजह से आज पापा नहीं है ना? तो तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है, तो तुम भी मर जाओ और कैसे मरो? इतना ड्रग्स लो, ओवरडोज़ से मर जाओ। हमारे में कहते हैं इसे डिज़ीज़ टॉक है ना, हमारी जो बीमारी है वो हमसे बातें करती है ना? हम मैनिपुलेट करते हैं खुद ही। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था और मैंने और ज़्यादा नशा करना शुरू किया। मेरी मम्मी ने ये सोचा कि चलो इसको यहाँ से बाहर भेज देते हैं, तो कम से कम ड्रग्स से दूर रहेगा। उन्होंने मुझे एक क्लिनिक में दिखाया, वहाँ मुझे एक मेडिसिन मिला था जिसका नाम था नैल्ट्रेक्सोन हाइड्रोक्लोराइड। अभी वो मेडिसिन खाने से क्या होता था कि मेरे मेरे ब्रेन में जो ओपियोइड्स रिसेप्टर होता है ना? उसे वो ब्लॉक कर देता था 72 घंटों के लिए। तो 72 घंटे तक अगर मेरे अंदर कोई ड्रग्स जाता भी था तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे नशा ही नहीं होता था। तो मेरी मम्मी ने उस दवा के साथ मुझे दिल्ली भेज दिया कि मैं वहाँ पे रहूँगा, मैं वहाँ जॉब करूँगा और मासी के यहाँ रहूँगा। मेरी मासी के यहाँ क्या सीन था कि मुझे काफ़ी डिसिप्लिन में रहना पड़ता था वहाँ। तो मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता था कि मैं अच्छे से ड्रग्स नहीं ले पाऊँगा। अगर इनके यहाँ रहूँगा तो मैं ड्रग्स नहीं ले पाऊँगा इंडिपेंडेंटली, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी को कॉल कर रहा हूँ, मैं झूठे-झूठे बहाने बना रहा हूँ कि वो लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, मैं सेपरेट होकर रहूँगा और ऐसे कर के मैंने मम्मी को बहकाया और मैं अकेले रहने लगा पीजी लेकर। अभी मैं पीजी में रह रहा हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। सैलरी के जो पैसे आ रहे हैं, उससे मैं नशे कर रहा हूँ। कुछ भी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है पैसा पे करने का, वहाँ मैं बाकी लगा रहा हूँ, उधार लगा रहा हूँ, लोगों से कर्ज़ ले रहा हूँ, लेकिन नशे में कोई कमी रहने नहीं दे रहा हूँ। एक दिन विथड्रॉल में था मैं, मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे बिल्कुल भी नहीं थे और दिमाग में बस ये चल रहा था कि ड्रग्स तो चाहिए, कैसे भी चाहिए, क्या करूँ, नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास ऐसा कुछ था भी नहीं जिससे मैं पैसा लेकर आऊँ। अभी मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक करा कि पीजी में जब मैं आया था तो मैंने कुछ एडवांस दिया था और वो पीजी वाले भैया ने बोला था कि जब भी आप छोड़ोगे उसे 24 आवर प्रायर बता देने के लिए वो लोग रिफंड कर देंगे। अभी मेरे दिमाग में आया कि मैं वापस ले लेता हूँ पैसे, उस वक़्त मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं पैसे तो ले लूँगा, मैं विथड्रॉल भी ख़त्म कर लूँगा, लेकिन वापस मैं रहूँगा कहाँ पे? ये इतना आगे मेरा एडिक्शन मुझे इतना आगे सोचने ही नहीं दे रहा था। मुझे बस वो वहाँ तक ही सोचने दे रहा था कि भाई पैसे आएँगे तो तुम नशा कर पाओगे और विथड्रॉल खत्म होगा। मैंने कुछ-कुछ एसेंशियल सामान थे मेरे जो मेरे जैसे फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल कपड़े जो मैं पहन के रोज़ाना ऑफ़िस जाया करता था, मेरे टाल, ये सारा कुछ मैंने उस बैग में रखा और मैं निकल गया उनके यहाँ से। मैं वापस नशे कर रहा हूँ और मैं अभी रहूँगा कहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तभी मेरे दिमाग में आया कि वहाँ सेक्टर 59 नोएडा सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा ऑफ़िस पड़ता था। तो मेरे दिमाग में आया कि स्टेशन तो रात को बंद हो जाता है, मैं एक काम करूँगा मैं यहीं पे बंद होने के बाद मैं यहीं पे सो लिया करूँगा और सुबह-सुबह उठ कर के वापस से फ्रेश होके ऑफ़िस चल जाया करूँगा। रहने का भी सीन सेट हो जाएगा, मैं ये पैसे से नशे भी कर पाऊँगा, सब कुछ ईज़िली होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह में ऑफ़िस जाने के लिए मैं मेट्रो स्टेशन से उठ रहा हूँ,
सुबह 5-6 ऐसे उठ रहा हूँ कि कोई मुझे देखे ना, मैं वो डर के साथ सो भी रहा हूँ और उठ भी रहा हूँ कि कोई मुझे देखे ना। मैं वापस जा रहा हूँ, वहीं पे वॉशरूम होता है मेट्रो स्टेशन का, उसी में जा रहा हूँ, वहीं पे मैं फ्रेश हो रहा हूँ, वहीं से मैं चेंज करके वो ऑफ़िस जा रहा हूँ और मैं ऑफ़िस से जैसे ही निकल रहा हूँ, मैं ड्रग्स लेने पहुँच जा रहा हूँ, लेकर सीधा मैं वही वॉशरूम में जाकर यूज़ कर रहा हूँ और वहीं पे आके सो जा रहा हूँ। बस ज़िंदगी इतना ही हो गया था, डेली एक ही लूप चल रहा था। अभी क्या हुआ कि वो पैसे भी खत्म हो गए। अभी कहाँ से और ड्रग्स लाऊँ? अब तो रहने के लिए भी जगह नहीं बचे हैं मेरे पास। कोई यकीन करने को भी लोग नहीं हैं और मैं ना किसी से मैं पैसे माँग सकता हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, मेरे पास बस बचा था मेरा फ़ोन। मैंने उस फ़ोन को भी बेच दिया। अभी मैंने वो उस फ़ोन को बेचा, उससे जो भी पैसे मिले मैंने उससे अपना विथड्रॉल मिटाया और मैं आ गया दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली प्लेटफ़ॉर्म पे मैं रहने लगा वहाँ पे। वहीं पे मैं प्लेटफ़ॉर्म पे टारगेट करता था जो बूढ़े लोग होते थे, बच्चे होते थे, उन लोगों पे मैं नज़र रखता था कि उन लोगों के हाथ में अगर फ़ोन हो या पर्स हो, मैं कैसे छीन के भागूँ। 4-4 दिन, 5-5 दिन मुझे खाना नहीं मिलता था, मैं खाता नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि मुझे डस्टबिन से खाना निकाल कर खाना पड़ता था और मैं खाता था उसे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक़्त, है ना? मेरी मम्मी को इधर-उधर से जैसे-तैसे करके पता लगा कि ऐसा-ऐसा सिचुएशन चल रहा है मेरे साथ। क्योंकि फ़ोन नहीं था और मैं किसी तरह से घर पे कोई कॉन्टैक्ट पे नहीं था, तो उन लोगों को पता नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही पता लगा, वहाँ से मेरा रेस्क्यू हुआ। मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर मुझे ले जाया गया वहाँ से और इस बार मैं जो ट्रीटमेंट सेंटर गया ना, इस बार मैं कहीं न कहीं मैं बिल्कुल हार चुका था। इस बार ना चाहते हुए भी मुझे ये मानना पड़ा था कि एडिक्शन एक बीमारी है। तो मैं जब ट्रीटमेंट में गया वहाँ पे अ, मैंने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करना शुरू किया सबसे पहले। क्योंकि तब तक मुझे एक चीज़ समझ में आ गया था कि ये एडिक्शन जो है ये सब्सटेंस का अब्यूज़ को एडिक्शन नहीं कहते हैं, ये कहीं न कहीं मेरा नेगेटिव पैटर्न जो छोटा-छोटा पैटर्न होता है, वो मुझे सब्सटेंस अब्यूज़ तक लीड करता है। तो मुझे सबसे पहले सब्सटेंस यूज़ तो मेरा रिहैबिलिटेशन सेंटर में आकर हर बार बंद हो जाता था, लेकिन मैं अपने उस पैटर्न पे काम नहीं कर पाता था, जिस वजह से मैं वापस रिलैप्स करता था। तो इस बार मैंने अपने उन सारे पैटर्न्स पे काम करना शुरू किया क्योंकि इस बार मैं जानता था कि सब्सटेंस अब्यूज़ से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे पैटर्न पे काम करना और इस बार मैंने पैटर्न पे काम किया। मैं आज एक ऐसे चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ जो रोज़ाना के मेरे एडिक्शन के दिनों में भी मैंने फेस करा था और आज भी मैं जब इस फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं अपने समाज के लोगों को देखता हूँ मैं महसूस कर पाता हूँ कि उन लोगों का नज़रिया आज भी यही है कि एक एडिक्शन में पड़ा हुआ इंसान है, मतलब या तो उसकी परवरिश सही से नहीं हुई होगी या वो गलत संगत में चल गया या लोग कहते हैं कि घर वाले सँभाल नहीं पाए, है ना? उनको एक बलात्कारी से भी घृणित नज़र से देखा जाता है। लेकिन मैं उस चीज़ से निकल कर आया हूँ और कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो आप हमारी हाँ, साइंस भी यही मानती है कि एडिक्शन एक मेंटल डिज़ीज़ है। डब्ल्यूएचओ ने इसे खुद कंसिडर किया है एज़ अ डिज़ीज़ और मैं खुद ही निकल कर आया हूँ, तो मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ से बाहर आए हैं। बहुत सारे एडिक्ट हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं बस ये सोचकर कि उन लोगों के लाइफ़ में बहुत लेट हो गई है, उन लोग अब वापस से बैक टू लाइफ़ नहीं आ सकते हैं, तो मैं उन लोगों से यही बताना चाहूँगा कि भाई इंसान कभी भी उतना नीचे नहीं गिर जाता है जहाँ से वो वापस नहीं आया। जिस दिन आप में एक्सेप्टेंस आएगा, जिस दिन आप में ये थॉट आया कि बस बहुत हो गया, चेंज वहीं से शुरू हो जाती है और यकीन करें मेरी बातों का, रिकवरी इज़ अ मिरेकल एक चमत्कार है क्योंकि जो सोसाइटी मुझे देखकर नज़रें घुमा लेती थी जो रिलेटिव्स मेरे घर में रिलेटिव्स के घर में कोई फंक्शन होता था, तो वो इसलिए मेरे घर वालों को इनवाइट नहीं करते थे कि कहीं मैं ना आ जाऊँ। है ना? मैं आऊँगा तो सब कुछ खराब कर दूँगा। आज कहीं न कहीं वो सोसाइटी अ, न मेरे से बात करने के लिए खुद से आगे आती हैं। वो रिलेटिव खुद से आगे आ रहे हैं मेरे घरवालों से बात करने के लिए। तो मेरी ज़िंदगी इतनी बदल सकती है, मुझ जैसे कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बदल रही है और रिकवरी सच में मिरेकल है। मेरे लिए रिकवरी रिकवरी सबसे बड़ा रिकवरी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक वक़्त था ना जब मेरी माँ
मैं घर पे रहता था, मेरी माँ रोज़ाना मुझसे परेशान होकर ये चीज़ें मुझे सुनने को मिलता था कि तुमने मेरे कोख से जन्म लेकर मेरे कोख को गंदा कर दिया। मुझे मालूम होता कि तुम जैसा बच्चा मैं जन्म देने वाली हूँ, तो मैं नमक चाट कर तुम्हें मार देती। ये सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलता था। तो आप सोच लें कि एडिक्शन में मैंने कितना सताया है अपने घरवालों को। और जब मैं आज वापस घर जाता हूँ और मैं वो माँ की आँखों में एक उम्मीद, एक चमक देखता हूँ ना, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट मेरे रिकवरी का वही लगता है। एक समय मेरी माँ को मैंने खून के आँसू रुलाया था और आज जब मैं घर जाता हूँ और उनके चेहरे पे एक मुस्कान देखता हूँ ना, मेरे रिकवरी का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए वही है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू टू जोश टॉक फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मुझे मौका मिला मेरे कहानी को शेयर करने के लिए। हो सकता है ये कुछ लोगों को इंस्पायरिंग लगे और हो सकता है कि कहीं न कहीं ये किसी एक ऐसे इंसान की मदद करे जो मेरे तरह ही आज एडिक्शन में स्ट्रगल कर रहा हो। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू जोश टॉक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू।